हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और पिछले वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक था वो था द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले जो है हम अपने पिछले वीडियो को रिकॉल कर लेते हैं कि आखिर हमने अपने पिछले वीडियो में जो है क्या पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि किस तरीके से जो फ्रांस होती है, तो फ्रांस में क्या होता है, जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनकी जो शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाती है। अब क्या क्या रीजंस थे इनको जो हमने जाना था। तो अब जब फूड ग्रेन्स की जब शॉर्टेज होती है तो फिर क्या होता है कि जो फूड ग्रेन्स होती है उनकी जो प्राइस बढ़ने लगती है। तो अब फूड ग्रेन्स को जो लेने के लिए लोग जो है आपस में जो लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये देख के जो फ्रांस के जो किंग होते हैं लुई 16, वो अपने आर्मी को जो सिटीज़ में शिफ्ट कर देते हैं ताकि जो छोटे मोटे जो लड़ाई हो रहे हैं आपस में उनको जो आर्मी रोक सके। लेकिन जब आर्मी जब जो सिटीज़ में आ रही होती है तो एक अफवाह फैल जाता है सिटी में कि जो आर्मी है वो जो है इसलिए आ रही है सिटीज़ में ताकि जो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ को जो है मारे पीटे, ठीक है। ये चीज़ जो है सोचते हैं लोग और इस तरीके से एक अफवाह फैल जाता है जिससे जो लोग होते हैं वो जो हथियार कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और आर्मी के ऊपर जो है अटैक कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने जो है जाना था। अब किस तरीके से जो है अटैक करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सब चीज़ जो है हमने अपने पिछले वीडियो में जान लिया था। तो जब ये चीज़ होता है तो लुई 16 भी जो है डर जाते हैं कि कहीं जो है जो लोग हैं फ्रांस की जो जनता है वो मेरे ऊपर भी जो है अटैक ना कर दे। और हमने ये जाना था कि उसी टाइम जो नेशनल असेंबली होती है, नेशनल असेंबली कैसे बनी, कौन थी नेशनल असेंबली, ये सब चीज़ हमने जान लिया था। तो जो नेशनल असेंबली होती है वो उस टाइम तक जो है अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बना लेती है। तो अब नेशनल असेंबली जो है राजा को ये बोलती है कि आपको ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब राजा को जो मजबूरी में वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसे जो एक्सेप्ट करना पड़ता है। और अगर राजा उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर जो जनता है वो जो है राजा को जो है छोड़ती नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ हो रहा था। तो राजा को जो मजबूरी में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर फ्रांस में क्या होता है, ठीक है, जब राजा कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं फ्रांस की सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है, ठीक है, यही सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी क्लास। मासिक जो है बेसिकली हम लोग जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो का हम लोग का टॉपिक है फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का जो है क्या मतलब होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये होता है कि जो राजा है, तो कोई भी कंट्री है तो उस कंट्री में जो राजा तो रूल करेगा ही, लेकिन जो राजा की जो पावर होगी वो लिमिटेड हो जाएगी। फ्रांस की अगर हम बात करें तो जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो उस टाइम पे जो लुई 16 थी उनकी पावर जो अनलिमिटेड थी, उनके हाथ में जो पूरी पावर थी देश की। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और राजा जो कॉन्स्टिट्यूशन के जब अंडर में आ गए तो जो राजा थे लुई 16 उनकी जब पावर होती है वो लिमिटेड हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ लिखा है तो उसके दायरे में ही रह के जो है राजा वो काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है राजा की जो पावर होती है वो लिमिटेड हो जाती है, ठीक है, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का ये मतलब होता है कि उस देश में राजा तो रूल करेंगे, ठीक है, लेकिन साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा उस देश में। जैसे कि आज आप ब्रिटेन को देखते होंगे, ब्रिटेन में जैसे कि जो क्वीन है तो वहाँ पे रूल करती है, लेकिन जो क्वीन है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है और वहाँ पे जो मोनार्की भी है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है जहाँ पे भी होता है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि मोनार्की भी रहती है उस जगह पे और कॉन्स्टिट्यूशन भी रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का जो है क्या मतलब होता है। तो अब होता क्या है कि जब राजा का जो पावर है वो जब लिमिटेड हो जाता है, ठीक है, तो कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया कि जो नेशनल असेंबली होती है वो जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है उनकी पावर लिमिटेड हो जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती कब है, जो नेशनल असेंबली होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है 1791 में, ठीक है, 1791 में बनाती है और 1789 में जो है रिवोल्ट हुआ रहता है, ठीक है, और 2 साल जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो है लग जाता है, ठीक है। तो 1791 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और राजा को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ होता है। अब राजा की जो पावर होती है वो लिमिटेड कैसे हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ये भी एक जो सवाल है। तो अब इसको हम लोग जान लेते हैं।
तो राजा की पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिटेड इसलिए हो जाती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है क्या था, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर मैंने आपको बताया था सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में जब हम लोग जो है फिलोसफर के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक फ़िलासफ़र थे जिन्होंने जो है लोगों को ये आइडिया दिया था, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। तो उन फ़िलासफ़र का क्या नाम था और किस बुक में जो है उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बताया था, ये आप मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इसको मैंने जो है रोल ऑफ फ़िलासफ़र जो टॉपिक है उसमें मैंने जो है आपको बताया था। तो सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब कि जो पावर है, ठीक है, पूरे कंट्री का, ठीक है, वो जो है कुछ पार्ट में जो है डिवाइड हो जाएगा और उन अलग अलग पार्ट का जो है अलग अलग काम होगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर में जो है कितने पार्ट्स बटे, 3 पार्ट्स बटे, जैसे कि आज भी है, ठीक है, हमारी कंट्री में भी है। तो कौन कौन से पार्ट थे? पहला था लेजिस्लेचर, दूसरा था एग्जीक्यूटिव और तीसरा था जुडिशरी। तो ये जो है 3 पार्ट्स थे और इन तीनों पार्ट्स का जो अलग अलग काम था। ठीक है, तो आज की अगर हम बात करें तो आज जो है इन तीनों पार्ट्स का क्या काम होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट कराना और जो जुडिशरी होती है उनका क्या होता है काम कि उन पे नज़र रखना या फिर जो जितने भी जो कोर्ट सिस्टम है उन पे जो है मतलब वो कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ के बारे में आपने जो पॉलिटी के बुक में पढ़ा होगा, अपने सिविक्स के बुक में जो है आपने इस बारे में जो है पढ़ लिया होगा। तो इस तरीके से जो है सेपरेशन ऑफ पावर उस टाइम पे हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो 3 पार्ट जो है बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब जब उस टाइम पे होता क्या है कि अब नेशनल असेंबली उस टाइम पे जो है पावर पे आ जाती है, क्योंकि नेशनल असेंबली जो है सबसे पहली बात नेशनल असेंबली जो है 3 स्टेट से होती है। ठीक है, और नेशनल असेंबली जो है कब बनती है? जब राजा जो है उनको वोटिंग राइट देने से जो है रिजेक्ट कर देते हैं, तब नेशनल असेंबली बनती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है राजा के लिए कि राजा जो है इसके अंडर में जो है काम करेंगे। तो अब जब राजा की पावर जब लिमिटेड हो गए तो फिर अब नेशनल असेंबली जो होती है वो जो है पावर में आ जाती है। तो अब कुछ राइट्स थे, ठीक है, जैसे कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो थे वो जो कुछ एडवांटेजेस को जो इंजॉय किया करते थे, और जो थर्ड स्टेट थे तो थर्ड स्टेट तो ये भी जो इंजॉय नहीं किया करते थे और इनको जो बहुत सारे राइट्स भी जो नहीं मिला करते थे। जैसे कि जो सबसे बड़ा राइट हो गया वोटिंग राइट, तो वोटिंग राइट भी जो थर्ड स्टेट के लोगों को नहीं मिला करता था। और जो नेशनल असेंबली था वो जो थर्ड स्टेट से ही बना था, जो थर्ड स्टेट के जो पॉस्टरस जो लोग थे, जो अमीर थे, ठीक है, उन्होंने जो है इस नेशनल असेंबली को जो है इस ग्रुप को जो है बनाया था। तब जब नेशनल असेंबली आती है तो सबसे पहली बात जो है ये वोटिंग राइट्स जो है दे देती है। पहले जो थर्ड स्टेट के बाद वोटिंग राइट नहीं होता है, लेकिन जब नेशनल असेंबली जब पावर में आती है तो जो नेशनल असेंबली होती है वो जो है क्या करती है, वोटिंग राइट जो है दे देती है। ठीक है, क्यों देती है? क्योंकि नेशनल असेंबली जो है थर्ड स्टेट से ही बनती है, तो थर्ड स्टेट को जो है वो पूरा सपोर्ट करेगी, तो थर्ड स्टेट को जो है वोटिंग राइट दे देती है। लेकिन वोटिंग राइट में भी जो है थर्ड स्टेट के कुछ लोग को जो है वोटिंग राइट नहीं मिलता। ठीक है, तो जिन लोगों को जो है वोटिंग राइट मिलता है उनको जो एक्टिव सिटीजन कहा जाता है, और जिन लोगों को जो थर्ड स्टेट में वोटिंग राइट नहीं मिला या फिर फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लिए, उनको क्या कहते हैं? पैसिव सिटीजन कहते हैं। तो एक्टिव सिटीजन क्या होता है, पैसिव सिटीजन क्या होता है, ये जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो जानने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो क्या रहेगा, यही टॉपिक रहेगा, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और वो जो है पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जान लिया। तो एक्टिव सिटीजन में जो कौन कौन लोग आते हैं ये हम जानेंगे, और पैसिव सिटीजन में जो कौन कौन लोग जो आते हैं ये हम जानेंगे। और साथ में जो सेपरेशन ऑफ पावर मैंने आपको बताया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो इसमें भी जो है लोग रहते हैं। ठीक है, और लोग जो है वोट चुन के ही जो जाते हैं। तो जो वोटिंग सिस्टम जो होता है पूरा, वो भी जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं, क्या क्या रोल होता है इन सब का उस टाइम पे। तो ये सब चीज़ जो है ये सब चीज़ जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपने टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।